चलो ये वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना उसके अंदर जा रहे हैं, जिसमें शायद हमें पता होगा कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम 5.4 करने के बाद हमारा जो टॉपिक बच गया है वो कौन सा है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। बरोबर, काइनेटिक एनर्जी। चलो अब ये पूरा अब जो आएगा इसके अंदर वो पूरा टॉपिक थियरी पार्ट होगा, जिसके अंदर हम सिर्फ चर्चा करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के तहत बात करेंगे। जो गैसेस होते हैं, गैसेस उसकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि एक कंटेनर के अंदर हमने गैस फिलअप किया है, ये गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होते हैं? कभी नहीं होते। तो वो क्या करते हैं दोस्तों? तो वो अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, वो मूवमेंट में होते हैं। चलो उनका डायरेक्शन कौन सा होता है वो भी फिक्स नहीं होता, सही है ना? तो इसीलिए, और काइनेटिक एनर्जी सबकी कैसी है? सेम होती है? वो भी सेम नहीं होती। एक सिंपल 2-3 लाइन में ही इसका टॉपिक ख़त्म हो जाता है दोस्तों, लेकिन इसको थोड़ा सा खींच खींच के बहुत बड़ा किया हुआ है। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये मॉलिक्यूल जो होते हैं गैसियस के, और वो गैसियस के मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में हमने भरे हैं, तब ये क्या होता है? मूवमेंट में होते हैं। और मूवमेंट में होते हैं तो उनके पास क्या होता है? यस, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में भी यही बताया है कुछ, कि भाई साइंटिस्ट लोगों ने बॉयल और चार्ल्स के अकॉर्डिंग लेबोरेटरी में कुछ स्पेसिफिक बातें समझी है उन्होंने गैसियस के लिए, और कुछ चीज़ें हमने बताया है कि भाई अगर हम कंप्रेस करते हैं गैस को तो प्रेशर इंक्रीज होता है। इफ वी कंप्रेस द गैस, प्रेशर विल इंक्रीज। चलो और इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ थियरी पार्ट के अंदर बताया है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उनको पता चली हैं गैसियस के लिए। एजम्पशन जो आपके बुक के अंदर पेज नंबर 149 पे है दोस्तों। समझ में आया? चलो वो अगर देखेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी बीच में काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड जो है उसकी चर्चा इसके बाद में करेंगे हम, लेकिन उसके पहले ये देखना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे सबसे पहला एजम्पशन देख सकते हो आप लोग, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। सही है? गैस कोई भी गैस अगर लोगे आप तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इनफाइनाइट मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे, लार्ज नंबर है ना? यस, एटम और मॉलिक्यूल उसमें होते हैं दैट आर सो स्मॉल, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं।
and so far apart the average that of the actual volume of the molecule। दोस्तों ये ऐसा बता रहे हैं कि वो इतने छोटे हैं और दूसरे मॉलिक्यूल से उनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ही फार होता है, ये भी समझना। आगे, दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मासिस, उनको क्या बोला जाता है? पॉइंट मासिस, क्योंकि ये एक पॉइंट हो गया इसका, ये पॉइंट पॉइंट, तो इसको भी क्या बोला जाता है? पॉइंट मास। चलो स्पेसिफिकली, किसी गैस कंटेनर के अंदर आपने गैस रखा है तो उसमें इनफाइनाइट बहुत सारे लार्ज नंबर में मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि उनका न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन दो गैस के मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो क्यों कंप्रेसिबल रहते हैं और प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है, इसके लिए कुछ एजम्पशन और पोस्टुलेट्स जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के हैं वो कुछ साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं। दे आर कंसिडर एज द पॉइंट मासेस। दिस एजम्पशन एक्सप्लेन द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। तो दोस्तों ये पहला वाला जो है ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मासेस ऑफ गैसेस, सॉरी। तो आपको ये पता चल गया कि भाई फर्स्ट जो है पोस्टुलेट आपका और एजम्पशन, उसके अंदर इतनी चीज़ें हो गई। पहली चीज़ क्या हुई? गैसेस कंस्टिट लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल और एटम्स। सेकेंड इज दे हैव अ स्मॉल न्यूक्लियस, या तो स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल एंड फार, सो फार देन ईच अदर। और तीसरी बात, उसके अंदर उसका वॉल्यूम बहुत ही, उसके एक्चुअल वॉल्यूम से मॉलिक्यूल जो होता है वो निग्लिजिबल है ना, मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में उसका जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है, अकॉर्डिंग टू देख सकते हो साइज के अकॉर्डिंग। एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच की जो स्पेस है ये दिख रही है ना, ये स्पेस, ये इसके, ये इतनी ज़्यादा है कि ये जो उसका पॉइंट मासिस हमने बोला ना, ये वो बहुत ही स्मॉल है, तो इसीलिए वो निग्लिजिबल रहता है दोस्तों। आगे जा रहे हैं, दिस एजम्पशन इज एक्सप्लेन एज अ ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब दूसरी चीज़, हमने ये बताया कि ये लोग एक दूसरे को ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में क्या नहीं होता? अट्रैक्शन। अच्छा, अट्रैक्शन नहीं होता दोस्तों। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एट प्रेशर। कुछ समझ में आया? देन द सपोर्ट फॉर दिस assumption comes from the fact that gases explain the occupy all the space available to them। अब किसी कंटे, हमने एक बात तो सुना है कि अगर हम, ये एक कंटेनर है 100 ml का, और वो 100 ml का जो कंटेनर है उसमें कोई गैस भरा है। अब इसमें से मैं 500 के कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करता हूँ दोस्तों। 100 ml था सपोज, और ये अभी 500 ml का एम्प्टी है, तो ये जो है गैस वो ऐसे घूम घूम के पूरे कंटेनर को क्या करेगा? भर देगा। तो उसने उसका वॉल्यूम गेन कर लिया। तो यहाँ पे अट्रैक्शन है ही नहीं एक दूसरे के बीच में, इसीलिए वो सब एक दूसरे के साथ रहते ही नहीं हैं और वो पूरे कंटेनर को फिलअप कर लेते हैं। ओके, तो स्पेस अवेलेबल टू देम, जितनी भी स्पेस आप दोगे उतना पूरा वो फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पे जो हम बता रहे हैं एजम्पशन, उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस में सिर्फ एजम्पशन आप लोग ध्यान में रखोगे। और तीसरी बात है, पार्टिकल ऑफ गैस आर ऑलवेज एज एन इन कांस्टेंट एंड द रैंडम मोशन। दोस्तों ये देखो, इसने ऐसा बताया है, किसने? कि भाई ये पार्टिकल जो होते हैं, ये जो अभी घूम रहे हैं ऐसा दिखाया ना हमने इसके अंदर,
तो वो कैसे मोशन में होता है? कांस्टेंट एंड रैंडम। कांस्टेंट मतलब कैसा? जो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। हाँ दोस्तों, तो ये इस ऐसा बता रहा है। कांस्टेंट मतलब जो मॉलिक्यूल का पहले से मोशन में जितनी भी उसकी स्पीड है वही स्पीड रहती है, लेकिन रैंडम मतलब क्या? उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। इफ द पार्टिकल वेर एट रेस्ट एंड ऑक्यूपाइड फिक्स पोजीशन, अगर पार्टिकल कहीं पे रेस्ट लेते हैं, मतलब क्या हुआ? वो रुक जाते हैं कहीं पे, ऑक्यूपाइड फिक्स पोजीशन, इसीलिए तब वो क्या करते हैं? फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाइड करते हैं। देन द गैसेस वुड हैव हैड अ फिक्स्ड शेप विथ इट नॉट ऑब्जर्व। तो इसीलिए अभी हमने देन द गैसेस वुड हैव हैड फिक्स शेप, वो हमें नहीं दिखता, क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पे हमने एक चीज़ बता दी, ये बताई है कि भाई ये मॉलिक्यूल्स जो है अगर एक कोने में ऐसे फिक्स हो गए, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल या तो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या हो जाता है? अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल भी घूमते रहते हैं, लेकिन दे हैव अट्रैक्शन मोर कंपेयर टू गैसेस, इसीलिए वो पूरा कंटेनर को फिलअप कभी नहीं करते। समझ में आया? लेकिन ये फिलअप कर देते हैं। ऐसा ये सब कुछ ऐसा सोचा है इन्होंने कि भाई गैस ऐसा होता है। एक्चुअल गैस कैसा है वो तो हम बाद में देखते हैं थियोरी के अकॉर्डिंग, लेकिन दोस्तों इन्होंने ऐसा सोचा था कि भाई गैसेस जो होते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऐसी है, ये घूमते तो रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो एक जगह पे स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबल हो जाते हैं तो वो उसकी जगह फिक्स हो जाती है, और तब हमारा जो है गैस वुड हैव हैड अ फिक्स्ड शेप विच इज़ नॉट ऑब्जर्व। गैस का जो शेप फिक्स है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा। क्यों भाई? यस, जब आपका मॉलिक्यूल एक जगह पे स्थिर हो जाता है तो समझ लो कि उसका शेप फिक्स हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे कहीं फिक्स नहीं होता है। और उसके बाद नंबर 4, पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हाँ, अब ये असली बात आई, मूव इन ऑल डायरेक्शन। दोस्तों समझ में आ रहा है? अभी हमने जो दिखाया है वही है ना ये, इन अ स्ट्रेट लाइन। ओ, ये भी पागल लोग हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये मॉलिक्यूल निकला इधर से तो ये सीधा ही जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। तो ये ऐसा बताया है। सबसे पहले इन्होंने ऐसा क्या किया था? एज्यूम किया था कि गैस के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, दैट ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर। अब ये स्ट्रेट लाइन में बोला था, क्योंकि जब वो लोग रैंडम मोशन में अगर जाते हैं तो क्या होगा? टकराएंगे एक दूसरे से, और टकराएंगे तो क्या होगा? दे कोलाइड विथ ईच अदर विथ द वॉल एंड वॉल, है ना? एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और वॉल के साथ भी टकराएंगे। वॉल मतलब कौन सी? ये जो है ना वॉल, ये हाँ, ये वाली वॉल पे टकराएंगे। और उसके बाद of the container, pressure is exerted by the gas as a result of collision of the particle with the wall of the container। अब देखो, जैसे ये लोग यहाँ पे टकराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा। जनरली क्या होता है दोस्तों, आपको कभी भी क्लोज कंटेनर का वेसल जब मेज़र करके बताया जाता है कि इतना प्रेशर है, वो कैसे मेज़र करते होंगे? अंदर के मॉलिक्यूल कितना दबाव डालते हैं ये वॉल पे, उसी से ही हम प्रेशर मेज़र करते हैं। दोस्तों, जो मशीन फिट किया होता है प्रेशर मेज़र करने का, मैनोमीटर, क्या होता है? मैनोमीटर। वो ऐसे फिट किया जाता है कंटेनर के ऊपर, और वो कनेक्ट होता है अंदर। समझ में आया? और अंदर से जो मॉलिक्यूल कितना उसको प्रेशर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वो मीटर में दिखता है।
तो ऐसा ही जनरली दोस्तों होता है, वो आप लोग ध्यान में रखना। तो अगर यहाँ पे क्या बताया कि मॉलिक्यूल तो स्ट्रेट लाइन में ही जाते हैं, अगर वो रैंडम में जाएंगे तो वो एक दूसरे से भी टकराएंगे और वॉल से भी टकराएंगे, तो हमें वॉल पे प्रेशर मिलेगा। देन नंबर 5, collision of gases. Gas molecules are perfectly elastic. This means that total energy of molecule before and after of collision remains same. ये इलास्टिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इलास्टिक का मतलब हमें ये लेना है कि ये जो मॉलिक्यूल आपका घूम रहा है, कोई किसी भी मॉलिक्यूल को पकड़ लो कि ये ऐसे घूम रहा है और एक दूसरे के साथ क्या करता है, कॉलिजन करना है। कॉलिजन करना मतलब क्या, टकराना, बरोबर है। तो ये ऐसे ही एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तब क्या करते हैं, ये इलास्टिक नेचर रखते हैं कि उनकी इनिशियली जितनी एनर्जी है उसके पास, ये मॉलिक्यूल के पास, ये जाते जाते इसको टकराया तो इसकी एनर्जी में कुछ डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि ये अगर ये मॉलिक्यूल जाते जाते इसको टकराता है और इसकी स्पीड ज़्यादा थी तो क्या होगा दोस्तों, नहीं, ये अगर इसको टकराएगा, इसकी स्पीड कम थी तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो फिर भी ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। देयर मीन्स दैट, अंडरलाइन कर लेना उसको। तो इलास्टिक का मतलब क्या लोगे आप, देयर टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन सेम। देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कॉलिजन मॉलिक्यूल, होगा ऐसा, तो एक्सचेंज तो हुआ ही ना, क्योंकि उसकी स्पीड कम थी और उसकी स्पीड बढ़ गई। चलो आगे देखो, उसमें देयर देयर इंडिविजुअल एनर्जी में चेंज, वो तो आपने बताया कि जब कॉलिजन होगा तो अपने खुद की एनर्जी चेंज होगी, होगी कि नहीं होगी, हुई है दोस्तों, हुई है। क्योंकि हमने तो देखा इंडिविजुअल मतलब ये मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर सब जो हम मानते हैं कि 100 किलो जूल थी, अब यहाँ पे उसने अपनी एनर्जी ये मॉलिक्यूल को दे दी, तो क्या हुआ, इसकी एनर्जी जो भी थी 50 थी, तो ये 50 से कितनी हो गई, 75, और ये कितनी हो गई, 100 से 75, मतलब ये कम हुई और ये बढ़ गई। इसीलिए इंडिविजुअल एनर्जी में क्या आता है, चेंजेस आता है। देन बट द सम ऑफ देयर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये दो चीज़ों में अंडरलाइन करना, सम ऑफ देयर मतलब किसका सम, ये पूरे कंटेनर के अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है उनका सम कभी बदलता नहीं है, ये भी ध्यान रखो। क्योंकि अगर इसने 25 जितनी एनर्जी कम की तो उसने इतनी एनर्जी किसको दी, सामने वाले मॉलिक्यूल को, इसीलिए टोटल जो सम होता है वो कभी कम नहीं होता। समझ में आया दोस्तों आपको? आगे जा रहे हैं। यस, उसके अंदर इफ देयर वेयर लॉस और काइनेटिक एनर्जी द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल विल स्टॉप, अगर वो लॉस कर लेगा पूरी एनर्जी तो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा उसका मोशन, एंड गैसेस विल सेटल डाउन। दिस इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट द एक्चुअल ऑब्जर्व। कभी कभी आपने देखा है ऐसा कि गैसेस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल नीचे बैठ गए हो, नहीं बैठते, वो क्या होते हैं, ऑलवेज मूविंग में ही होते हैं। मतलब वो एनर्जी दे तो देते हैं लेकिन अपने पास भी रखते हैं कि वो भी खुद मूवमेंट में रहे, लेकिन एक्सचेंज जरूर होता है। उसके बाद सिक्स्थ वाला, एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल इन द गैसेस हैव अ डिफरेंट स्पीड, वो तो बता दिया ना हमने, एंड हैंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, दिस एजम्पशन। चलो दोस्तों, ये कैसे समझ में आया, ये किसी कंटेनर में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है सबके पास एनर्जी कैसी होती है, मोशन की डिफरेंट होती है।
okay, and so their kinetic energy and speed are also different. This assumption is reasonable because at the particle collide we exert their speed to change. Same चीज है ये. Even if initial speed of the all the particle was same, अगर initial speed सबकी कैसी थी, सेम थी, तब the molecular collide will disrupt dis, disrupt this uniformity, क्योंकि अगर इनिशियली इन सब की एनर्जी सेम होगी तो भी इसके आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसकी एनर्जी में डिस्टर्ब होगा. यहाँ पे एक वर्ड क्या लिया हुआ है, हैं, हाँ चेंज होता है ऐसा समझ लो, डिस्ट्रीब्यूट होता है. देन वेयर वी आर, consequently the particle must have different speed which go on changing continuously constantly. वो चेंज होता ही रहता है. कैसे चेंज होता है, एक दूसरे को टकरा के और वॉल को टकरा के. देन it is possible to show that though the individual speed are changing, the distribution of speed remains constant at the particular temperature. तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इतनी चीज़ों में वो खुद का जो मॉलिक्यूल जो है वो तो खुद तो डिस्ट्रीब्यूट करता ही है एनर्जी, लेकिन उसकी स्पीड जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, वो कैसी रहती है, कांस्टेंट. वो अंडरलाइन कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन कांस्टेंट. हाँ, लेकिन स्पीड ऑलवेज चेंजेस होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है. कि ऐसा क्या मतलब हुआ कि जिसकी स्पीड कम है उसको ज़्यादा स्पीड वाला टकराएगा तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, फिर वो वापस कम होगा दूसरे को टकरा के. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है. एंड लास्ट पॉइंट, इफ द मोलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड, मतलब कैसी, डिफरेंट, देन इट मस्ट हैव अ वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी. वापस वही बात, अंडर दिस सरकमस्टेंस वी कैन टॉक ओनली अबाउट एवरेज काइनेटिक स्पीड. अगर ऐसा होता है कि ऐसे इतने सारे मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है और स्पीड चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी. अगर काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी तो हम बोल सकते हैं कि उनकी स्पीड या तो उनकी जो एनर्जी है वो अगर मेज़र करनी है तो कैसी करनी होगी, एवरेज. एवरेज कैसे मेज़र की जाती है, किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी प्लस दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी प्लस तीसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी, है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, एवरेज एनर्जी या तो एवरेज स्पीड भी मेजर कर सकते हैं. देन इन काइनेटिक थियरी इट इज एज्यूम दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अंडरलाइन कर लो दोस्तों, क्या अंडरलाइन करना है हमें, एवरेज kinetic energy of the gaseous molecule is directly proportional to the absolute temperature. हाँ, absolute temperature. It is seen that on heating gas at a constant volume, the pressure increase. On heating the gas, kinetic energy of the particle increase and this strike the wall of the container more frequently, thus exerting more pressure. ये सिर्फ इतना बताया है लास्ट सेंटेंस में कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
तो उनका जो कोलिजन है विथ ईच अदर और विथ द वॉल इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर वॉल से इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना, और यहाँ पे प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस always used to derive theoretically all the gases law studied in the previous section. Calculation and prediction is kinetic energy agreed by। चलो, ये सारी चीज़ों में आप सिर्फ कितना ध्यान रखोगे, ये जो एजम्पशन है, पोस्टुलेट्स है, उतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों। मेरे ख्याल से ये थियरी के अंदर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा क्या ज़्यादा समझ में आ गया होगा। इसमें समझना है और वर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ टॉपिक को क्या करना है, लिखना है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। चलो, क्लियर है ये दोस्तों। उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड वो रहेगा दोस्तों। हाँ, ये थियरम क्या बताता है आपको, आपके बुक के अंदर पेज नंबर 147 पे है। पेज ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए दोस्तों कि फ्यूचर में आप जब भी वर्क करोगे कौन सा एमसीक्यू के लेवल पे, तो इसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलो, चलो यहाँ पे हमने ऐसा भी कुछ समझा है कि भाई स्पीड अभी देखनी है। अच्छा, ये स्पीड के अकॉर्डिंग कुछ हमें सामने वाले पेज पे कुछ ग्राफ्स भी दिख रहे हैं और कुछ फॉर्मूला भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। यस, नेक्स्ट पेज पे। तो अब यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई अगर